ये कहानी है उस इंसान की जिसने खौफ को अपना धर्म बनाया, और उस बिहार की जिसने बरसों तक उस खौफ के साए में सांस ली। ये सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि एक पूरे दौर की कहानी, उस दौर की जब सत्ता और अपराध एक सिक्के के दो पहलू बन गए थे, जब लोकतंत्र की आवाजें गोलियों की गूंज में दब गई और जब इंसाफ की कुर्सी पर डर बैठ गया। बिहार का सीवान, वो मिट्टी जिसने आजादी के सिपाहियों को जन्म दिया, 90 के दशक में एक ऐसे नाम से कांप उठा जिसने पूरे सूबे की सियासत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था, और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक ऐसा शख्स जो गांव की गलियों से उठा और कुछ ही सालों में संसद के गलियारों तक पहुंच गया। पर यह सफर लोकतंत्र की नहीं, खून और बारूद की राह पर लिखा गया था। वो सीवान का साहिब था जिसने कानून को अपने हिसाब से जब मर्जी आया मोड़ा तोड़ा, पुलिस को अपनी जेब में रखा और नेताओं को अपने दरबार में झुकने पर मजबूर कर दिया। सीवान में शहाबुद्दीन का नाम लेना ही खतरे से खाली नहीं था। दिन के उजाले में हत्याएं होती, गवाह गायब हो जाते, अदालतों के फैसले उसकी मर्जी के मुताबिक तय होते। उसकी सत्ता इतनी मजबूत थी कि जेल की सलाखें भी उसके लिए बस दीवारें थी। बाहर की दुनिया का हर फैसला वहीं से हो रहा था। उसका घर हथियारों का गोदाम था, उसकी जुबान फरमान, और उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा था डर का साम्राज्य। यह कहानी उस शख्स की है जिसने लोकतंत्र को अपनी बंदूक की नली में कैद किया और बिहार को बरसों तक खौफ के साथ जीना सिखाया। यह कहानी सिर्फ शहाबुद्दीन की नहीं बल्कि उस बिहार की भी है जिसने देखा कि कैसे एक नाम कानून से बड़ा हो गया। हालांकि आखिर में बिहार ने यह भी देखा कि कैसे कानून ने उस नाम को मिटा दिया। आज शहाबुद्दीन की इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि जुर्म की दुनिया में शहाबुद्दीन ने पहला कदम कैसे रखा। हम आपको दिखाएंगे कैसे शहाबुद्दीन बना सीवान का साहिब। हम आपको दिखाएंगे कैसे जेल के अंदर से जेएनयू लीडर चंद्रशेखर का मर्डर करवाकर शहाबुद्दीन ने देश को हिलाकर रख दिया था। कैसे सीवान में अपराधी से लेकर गरीबों के लिए यही शहाबुद्दीन रॉबिन हुड बन गया था। डॉक्टर टाइम से काम कर रहे थे, कम पैसे में काम कर रहे थे, स्कूल कॉलेज समय चल रहे थे, लोगों की शादियां भी करवा रहा था। लेकिन कैसे यही शहाबुद्दीन बंदूक के दम पर लालू यादव के लिए किंगमेकर बन गया। कैसे डीएसपी को सबके सामने थप्पड़ जड़ा और फिर वर्दी की बेइज्जती करते हुए उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। हम आपको यह भी बताएंगे कैसे शहाबुद्दीन के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से भी रिश्ते निकले। कैसे शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी पर एक दौर में उस दौर की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भड़क उठी थी। कैसे शहाबुद्दीन को बचाने के लिए सरकार ने डीजीपी ओझा को पद से हटा दिया था, रिपोर्ट तक गायब करवा दी थी। हम आपको बताएंगे बिहार के इतिहास के सबसे दर्दनाक, सबसे रूह कपा देने वाले अध्याय एसिड बाथ केस के बारे में, जहां पर नौजवानों को एसिड से जलाकर मार दिया गया था। हम आपको बताएंगे कैसे शहाबुद्दीन की 2005 में जब गिरफ्तारी होती है तो घर में पाकिस्तान में बने हथियार निकलते हैं। हम आपको यह भी दिखाएंगे कैसे लालू नीतीश सरकार में 11 साल बाद आजाद होने पर शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार पर एक ऐसा वार किया जो शायद उसके दोबारा जेल जाने की वजह बना, जब उसने कहा कि नीतीश कुमार तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। हम आपको 2017 के लालू शहाबुद्दीन टेप के बारे में बताएंगे जिसने पॉलिटिक्स के अंदर अपराध और उसकी ताकत को दुनिया के सामने रखा, और फिर यह भी समझाएंगे कैसे शहाबुद्दीन की पकड़ आरजेडी में कमजोर हुई और फिर कैसे कोविड में उसकी मौत हो गई। एक बिजनेस में सबसे ज्यादा बोरिंग काम क्या होता है? पेपर वर्क। कभी ये फॉर्म भरिए, कभी वो फॉर्म भरिए, और ऊपर से बार बार सिग्नेचर करवाना, और बाद में जब जरूरत हो तो एक्सेस करना भी इजी नहीं होता। अब जब कॉन्ट्रैक्ट्स काफी वैल्यूएबल हों तो फिर दिक्कत बढ़ती जाती है। इन सब झंझटों में कोई भी परेशान होकर रह जाता है। लेकिन कैसा हो अगर आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के सिग्नेचर और अप्रूवल का पूरा प्रोसेस आसान कर दिया जाए, और तो और उनको कभी भी कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो, वो भी अपने डिवाइस पर। आज आपको एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बताने वाला हूं
और वो है उडो का साइन। उडो साइन के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से अपलोड कर सकते हैं। कौन कौन साइन करेगा ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं। इनमें से जिन फील्ड्स को भरवाना है, जैसे ईमेल, साइन, डेट, नेम, उन्हें आप बस ड्रैग ड्रॉप करके सेट कर सकते हैं। आप ये भी सेट कर सकते हैं कि कौन किस ऑर्डर में साइन करेगा। इनफैक्ट इसमें ऑटोमेटिक रिमाइंडर भी सेट किया सकता है ताकि कोई साइन करना भूल ना जाए। साइन करना बेहद आसान है, चाहे वो ऑटो साइन हो या फिर मैनुअल ड्रॉ कर या फिर फोटो अपलोड कर देना। आपकी ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी के लिए इसमें ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है। जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन होता है, सभी पार्टीज को लीगल डिजिटली साइन सर्टिफिकेट उनके ईमेल पर मिल जाता है और ये लीगली सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी वैलिड होता है। तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। आपका पूरा डॉक्यूमेंट फ्लो एक डैशबोर्ड पर विजिबल होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट साइन, पेंडिंग या फिर एक्सपायर्ड है, ये सब कुछ एक साथ दिख जाता है। ओडो का इस्तेमाल आज कई लोग अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए कर रहे हैं। ओडो के पास डिजिटल साइन के अलावा 45 प्लस एप्स हैं, जैसे सेल्स, इनवॉइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग वगैरह वगैरह, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करते हैं। इनमें कोई एक ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है, साथ ही अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट और होस्टिंग भी मिलती है। बाकी ऐप्स के एक्सेस के लिए आपको ओडो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसकी शुरुआत सिर्फ 580 रुपए महीने से होती है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को पेपरलेस और आसान बनाना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट या कोई भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली सिक्योर तरीके से साइन और मैनेज करना चाहते हैं, तो ट्राई करें ओडो साइन, जिसके लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जरूर चेक करें। अब शहाबुद्दीन की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 10 मई साल 1967 को बिहार के सीवान जिले के प्रतापपुर गांव में एस.एम. अशीबुल्लाह और मदीना खातून के घर एक बच्चे का जन्म होता है। कोई जानता नहीं था कि यह मासूम चेहरा आगे चलकर बिहार की राजनीति और अपराध दोनों में ऐसा नाम कमाएगा जो इससे पूरा प्रदेश कांपेगा। उसका नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। पिता डाक टिकट बेचते थे। घर मामूली था, लेकिन बेटे के सपने और तेवर दोनों बड़े थे। शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल से हुई। फिर साल 1989-80 में उसके मामा ने उससे पढ़ाई के लिए बक्सर बुलाया। वहां एमपी हाई स्कूल में दाखिला हुआ और यहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। शहाबुद्दीन को क्रिकेट खेलने का शौक था। स्कूल में खूब खेलता था, लेकिन मन में कुछ अलग खेल चल रहा था। उसके करीबी की माने तो शहाबुद्दीन बचपन से ही राज करने की ख्वाहिश रखता था, चाहे वो अपराध की दुनिया ही क्यों ना। स्कूल के दिनों में ही उसने मोटरसाइकिल चोरी जैसे छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की, जो आगे चलकर खूनी खेल में तब्दील हो गए। स्कूल खत्म करने के बाद शहाबुद्दीन सीवान के डीएवी कॉलेज पहुंचा और छात्र राजनीति से जुड़ गया। इसी कॉलेज में चंद्रशेखर प्रसाद नाम का एक तेज तर्रार छात्र भी पढ़ता था, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का नेता था। चंद्रशेखर ने कोशिश की कि शहाबुद्दीन अपराध को छोड़कर छात्र राजनीति में आ जाए, लेकिन शहाबुद्दीन ने खुद अपनी राह चुनी और वो राह गोलियों से गुजरती रही। दोनों की राहें यहां अलग हो गई थी, लेकिन शायद किस्मत तो कुछ और मंजूर था, क्योंकि कुछ साल बाद ये दोनों आमने सामने आने वाले थे और उस टकराव ने बिहार की सियासत की दिशा को बदला था और देश को हिलाकर रख दिया था। शहाबुद्दीन ने राजनीतिक विज्ञान में एमए और फिर पीएचडी की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपराध का सिलसिला भी चलता रहा। साल 1986 में महज 19 साल की उम्र में उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। केस के बाद वो जमशेदपुर भाग गया और वहां के डॉन साहब सिंह के लिए शूटर का काम करने लगा। वो अपनी शूटिंग स्किल पर घमंड करता था। कहा करता था कि एक असली शूटर को एक शॉट से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। जमशेदपुर में उसने 3 दबंगों की हत्या की और फरवरी साल 1989 में भागकर सीवान लौट आया। साल 1990 तक शहाबुद्दीन दक्षिण बिहार, जो आज झारखंड कहलाता है, उसमें एक बड़ा नाम बन चुका था। इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव हुए। वो जेल में था, लेकिन समर्थकों के कहने पर जीरादेई सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसका चुनाव चिन्ह था शेर। उसने कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को 378 वोटों से हरा दिया। जेल में बंद रहते हुए पहली बार वो विधायक बना। उस वक्त उसकी उम्र थी 23.5 साल, जबकि विधायक बनने की न्यूनतम उम्र थी 24 साल। विरोधियों ने कोर्ट में चुनौती दी, मगर फैसला आने से पहले अगला चुनाव आ गया और तब तक वो उम्र की शर्त को पार कर चुका था। इसी दौर में लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लालू यादव को भी ऐसे नेताओं की तलाश थी जो उनके मुस्लिम यादव समीकरण को और मजबूत कर सके। सीवान के सुभरते हुए मुस्लिम नेता पर उनकी नजर पड़ी। लालू ने शहाबुद्दीन से संपर्क किया और साल 1990 में वो जनता दल की यूथ विंग में शामिल हो गया। यहीं से सीवान में उसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई।
साल 1995 में उसने एक बार फिर जीरादेई सीट से चुनाव लड़ा और इस बार जनता दल के टिकट पर चुनाव जीत गया। अब शहाबुद्दीन सिर्फ एक नाम नहीं था, वो सीवान की मिट्टी से उठी वो आंधी बन चुका था जिसने बिहार की सियासत की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया था। सीवान में शहाबुद्दीन का राज कैसे कायम हुआ, इसे समझने के लिए हमें 80 और 90 के दशक को भी समझना पड़ेगा। हमें उस दौर के बिहार को समझना पड़ेगा। वो दौर सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि जाति, जमीन और जनाधिकारों की लड़ाई का था। मंडल कमीशन के बाद दलितों और पिछड़ी जातियों की राजनीतिक ताकत बढ़ने लगी थी, लेकिन जमीन अब भी ऊपरी जातियों के कब्जे में थी। आंकड़े बताते हैं कि जहां ऊपरी जातियों में सिर्फ 5 से 6% लोगों के पास जमीन नहीं थी, तो वहीं दलितों और आदिवासियों में करीब 61% लोग भूमिहीन थे। पिछड़ी जातियों की हालत कुछ अलग नहीं थी, लगभग 70% के आसपास जमीन नहीं थी। राजनीति का पलड़ा अब भले ही पिछड़ों की तरफ झुकने लगा था, मगर जमीन अभी भी ऊंची जातियों की मुट्ठी में थी और यहीं से संघर्ष की आग भड़क उठी। इस आग को हवा दी दो ताकतों ने। एक तरफ थे भूमिहार और राजपूत जैसे जमींदार जो अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ थे दलित और पिछड़े जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। इन परिस्थितियों में बिहार के कई इलाकों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI-ML तेजी से फैलने लगी। ये पार्टी गरीबों और भूमिहीनों को संगठित कर जमीन के बंटवारे के लिए आंदोलन चला रही थी। इसी बीच में सीवान में एक नया खिलाड़ी उभरने लगा, नाम शहाबुद्दीन। ऊंची जातियों के जमींदारों ने CPI-ML के खिलाफ उसे अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बदले में मिला ताकतवर लठैत और शहाबुद्दीन को मिला उसका राजनीतिक और आर्थिक संरक्षण। जमींदारों की छत्रछाया में उसने CPI-ML के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले शुरू कर दिए। CPI-ML का दावा है कि 90 से 96 के बीच उसके गैंग ने उनके करीब 93 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की। यही वो साल थे जब सीवान के अपराध की दुनिया में एक नाम सबकी जुबान पर था और वो नाम शहाबुद्दीन का था। लेकिन सिर्फ बंदूकें ही नहीं, राजनीति ने भी उसे पंख दी। लालू प्रसाद यादव को CPI-ML का बढ़ता असर खटक रहा था, क्योंकि गरीबों और पिछड़ों का जो वोट बैंक उनका था वही CPI-ML छीन रही थी। कहा जाता है कि लालू यादव ने भी एक बार कहा, मैं CPI-ML को खत्म करने के लिए जहन्नुम की ताकतों से भी हाथ मिला सकता, और उन्होंने सच में ऐसा ही किया, शहाबुद्दीन से हाथ मिलाकर। सीवान में शहाबुद्दीन की लोकप्रियता का एक अलग पहलू भी था। वो खुद को महिलाओं का रक्षक बताता था। कहा जाता है कि सीवान में उसके रहते छेड़खानी या रेप जैसी घटनाएं लगभग खत्म हो गई थी। वो अक्सर गर्व से कहता कि सीवान में रात 10 बजे भी लड़कियां बेखौफ घूम सकती थीं, बाकी बिहार में नहीं। यही बातें उसकी छवि को अपराधी और मसीहा दोनों के बीच कहीं रख देती हैं। शहाबुद्दीन ने रंगदारी का तरीका ही बदला था। वो छोटे दुकानदारों या आम लोगों से वसूली नहीं करता, बल्कि सीधे बड़े कारोबारियों और ठेकेदारों को निशाना बनाता, और सबसे अहम बात, वो मुस्लिम होने का फायदा भी उठाता। मुसलमान उसे अपना नेता, अपना मसीहा मानते थे, लेकिन दिलचस्प ये भी है कि उसने हिंदू समुदाय में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। उसके दौर में सीवान में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। यही वजह थी कि वो हर धर्म, हर जाति में एक तरह का लोकल भगवान भी बन चुका था। धीरे धीरे शहाबुद्दीन ने सीवान के सभी आपराधिक गिरोहों को या तो खत्म कर दिया या फिर साथ मिला लिया। कहा जाता है कि उसने खुद 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की। किसी से रंगदारी मांगी तो कोई जिंदा नहीं बचा। 90 के दशक के मध्य तक सीवान की गलियों में उसका नाम सुनकर ही लोग रास्ता बदल देते थे। फिर साल 1996 का चुनाव आया। जनता दल ने सीवान से लोकसभा का टिकट दिया। फिर जो कुछ हुआ वो बिहार के चुनाव इतिहास की सबसे खौफनाक तस्वीर थी। बूथ कैप्चरिंग, खुलेआम गोलियां और 5 लोगों की हत्या, ये सब कुछ चुनाव के दिन हुआ। जब एक दलित ने बूथ कैप्चरिंग का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। उसके अंतिम संस्कार के दौरान खबर फैली कि शहाबुद्दीन और उसके गुंडे मोटरसाइकिलों पर हमला करने आ रहे हैं। जिला SP सिंघल ने खुद रोकने की कोशिश की, लेकिन शहाबुद्दीन ने उन पर भी गोलियां चला दी। कुछ ही दिनों बाद 13 जून साल 1996 को SP सिंघल का ट्रांसफर कर दिया गया। यह साफ था कि सीवान में अब कानून नहीं, शहाबुद्दीन की मर्जी चल रही थी। चुनाव के बाद जब पहली बार वो सांसद बना तो उसके रसूख का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि लालू यादव की सिफारिश पर उसे केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाया जाने वाला था। कल्पना कीजिए, जो आदमी खुद कानून तोड़ रहा था वो देश की कानून व्यवस्था संभालने वाला था। लेकिन किस्मत ने यह मंजूर नहीं किया। उसके अपराध उजागर हुए, विवाद उठा और मंत्री बनना टल गया। कुछ ही समय बाद हिंसा के मामलों में उसकी गिरफ्तारी हुई, मगर जेल की दीवारें भी उसके साम्राज्य को रोक नहीं पाई। जेल के भीतर से वो फैसले करता, आदेश देता, लोग मर जाते। फर्क बस इतना था कि अब वो खुद बंदूक नहीं चला रहा था, उसके पास लोग थे जो बंदूक चला रहे थे। अब सीवान सिर्फ एक जिला नहीं था, वो शहाबुद्दीन का राज्य बन चुका था।
जहां कानून उसकी जेब में था और खामोशी ही सबसे बड़ी सुरक्षा। और फिर हुआ जेएनयू के लीडर चंद्रशेखर का मर्डर। चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या सच कहें तो सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, वो बिहार की आत्मा पर चलाया गया एक जख्म था। 90 के दशक का वो दौर जब सियासत और संगीन जुर्म दोनों एक ही भाषा बोलते थे। इसी दौर में 31 मार्च साल 1997 को दोपहर में सीवान की सड़कों पर गोलियों की आवाज ने देश को झकझोर दिया, क्योंकि मारा गया था एक नौजवान चंद्रशेखर प्रसाद, जिसे सब चंदू कहते थे। वही चंदू जो कभी सीवान के डीएवी कॉलेज में शहाबुद्दीन का साथी था। दोनों ने एक ही शहर में पढ़ाई की, लेकिन रास्ते अलग अलग चुने। एक ने सत्ता की बंदूक उठाई, दूसरे ने विचारों की मसाल। चंद्रशेखर का सफर सीवान से दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक गया, जहां उसने अपनी तेज सोच, निर्भीक आवाज और जोशीले भाषणों से छात्र राजनीति का चेहरा बदला। जेएनयू में वो 2 बार अध्यक्ष बना, एक दुर्लभ उपलब्धि। पर उसके सपने केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं थे। उसे लगता था कि असली लड़ाई वहीं लड़ी जानी चाहिए जहां लोग डर के साए में जी रहे हैं। उसके सीवान में वो लौटा, लेकिन इस बार किताबों के साथ नहीं, बल्कि विचारों के हथियारों के साथ। उस वक्त सीवान पर सिर्फ एक नाम का राज था, वो नाम था शहाबुद्दीन। उसका आतंक इतना गहरा था कि लोग उसकी हवेली के सामने से गुजरते वक्त सिर झुका लेते। लेकिन चंद्रशेखर ने उस डर को चुनौती दी। उसने लालू यादव की सरकार और बिहार की राजनीति फैल रहे अपराधीकरण के खिलाफ सभाएं शुरू की। गांव गांव जाकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोग डरना छोड़ दें। लोग सुनते, तालियां बजाते और धीरे धीरे भरोसा करने लगे। यही बात शायद शहाबुद्दीन को खटकी। सीवान में कोई कैसे बोल सकता है, क्योंकि सीवान में बोलना उसकी सोच, उसके राज के खिलाफ बोलना था। 31 मार्च की दोपहर चंद्रशेखर अपने 3 साथियों के साथ जेपी चौक की तरफ एक नुक्कड़ सभा के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑटो रुका, सीवान की हवाओं में गोलियों की गूंज फैल गई। 4 से 8 हथियारबंद लोग आए और चंद्रशेखर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां उनके सीने और पेट को चीरती हुई निकल गई। वो लड़खड़ाए एक दुकान के पास गिरे और वहीं जिंदगी थम गई। दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों के बीच एक विचार को मौत के हवाले कर दिया गया। सीपीआईएमएल के नेता श्याम नारायण यादव भी उसी हमले में मारे गए थे। इस घटना को लेकर जो एफआईआर हुई, उसमें साफ साफ लिखा था मोहम्मद शहाबुद्दीन मुख्य आरोपी है। वो उस वक्त जेल में था, लेकिन उसके इशारे पर सीवान की हर हरकत तय हो रही थी। यह हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि विचार, हिम्मत और असहमति की थी। खबर फैली तो पूरा देश फट पड़ा। दिल्ली की जेएनयू से लेकर पटना यूनिवर्सिटी तक छात्रों ने सड़कों पर उतरकर नारे लगाए, हम चंदू के हत्यारों को नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के बिहार भवन के बाहर हजारों छात्रों ने घेरा डाल दिया। लालू यादव से इस्तीफा मांगने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई, लेकिन आवाजें नहीं थमी। यह पहली बार था जब देश भर के छात्रों ने एक नाम शहाबुद्दीन को अपराध और सत्ता की मिलीभगत का प्रतीक मान लिया था। उधर लालू यादव खुद चारा घोटाले में फंसे थे। जनता और विपक्ष का दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में 5 जुलाई साल 1997 को जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बना ली। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला था वो ये कि चंद्रशेखर की हत्या के महज 3 महीने बाद उसी शहाबुद्दीन को आरजेडी का संस्थापक सदस्य बनाया गया। आलोचकों ने कहा कि लालू ने अपराधी को सजा नहीं बल्कि इनाम दी, और यही वो पल था जिसने जंगल राज शब्द को बिहार की पहचान बना दी थी। लालू और शहाबुद्दीन का रिश्ता खुला रहस था। लालू उसे अपना छोटा भाई कहते और शहाबुद्दीन उन्हें अपना बड़ा भाई। यह रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं था, सत्ता और डर का गठजोड़ था। सीवान में शहाबुद्दीन का नाम कानून से ऊपर था। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में उसने आरजेडी के टिकट पर सीवान से चुनाव लड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार विजय शंकर दुबे को 1,20,000 वोटों से हराया। वो जीत सिर्फ मतपत्रों की नहीं थी, वो डर की जीत थी, उस खौफ की जीत जो उसने सीवान की हवा में घोल दी थी। पत्रकार दीपक मिश्रा एक घटना बताते हैं। वो चुनाव कवरेज के लिए सीवान गए थे। रात होटल में ठहरे। दरवाजा खटखटाया गया। बाहर शहाबुद्दीन खड़ा था, उसके साथ 20 से 25 लोग, सबके हाथों में AK-47। उस वक्त दिल्ली पुलिस तक के पास ये हथियार नहीं थे, लेकिन सीवान में शहाबुद्दीन के आदमियों के लिए खिलौना थे। उसके प्रतापपुर वाले बंगले में हर सुबह गोलियों की आवाजें आती थी। शूटिंग प्रैक्टिस के नाम पर वही बंगला अपहरण, हत्या और सियासी फैसलों का अड्डा बन चुका था। शहाबुद्दीन खुद किसी राजा से कम नहीं चलता था। टाटा सफारी, एम्बेसडर, बोलेरो, जीप लंबी कतार में, और हर गाड़ी का नंबर एक ही, 0786। वही नंबर जो उसकी पहचान बन गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये प्रतीक था उस दौर का जब बिहार में सरकार नाम की चीज सिर्फ कागजों तक सीमित थी और सीवान में असली सत्ता एक ही आदमी के पास थी, जो साहब था, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसके शब्द सीवान में कानून थे और जिसकी बंदूकें ही न्याय।
साल 1999 का लोकसभा चुनाव सीवान फिर उसी चेहरे के नाम पर था जिसने वहां डर, कानून और सत्ता तीनों को एक साथ पकड़ रखा था, मोहम्मद शहाबुद्दीन। नतीजा आया तो उसने अपने प्रतिद्वंदी को लगभग 1,30,000 वोटों से हराया। उस वक्त तक सीवान में यह साफ हो चुका था यह जिला बिहार का हिस्सा नहीं बल्कि साहिब शहाबुद्दीन का इलाका है। साल 2000 तक शहाबुद्दीन सीवान का बिना ताज वाला राजा बन चुका था। यहाँ की सरकार पटना में नहीं बल्कि प्रतापपुर के उसके बंगले से चलती थी। वही बंगला जहां उसकी दरबार लगती, लोग आते झगड़े को लेकर, जमीन के मामले को लेकर या फिर पारिवारिक विवाद के साथ। वहां कोई वकील नहीं होता, कोई जज नहीं होता, फैसला सिर्फ एक आदमी करता, नाम शहाबुद्दीन, उसी का हुक्म कानून था। यहां तक कि इलाके के डॉक्टरों की फीस कितनी होगी यह भी वही तय कर रहा था। कहा जाता है कि उस वक्त किसी डॉक्टर को 50 रुपए से ज्यादा फीस लेने की इजाजत नहीं थी। अस्पताल में उसने दवाइयां मुफ्त करा रखी थी। कई बार वो खुद मरीजों को इलाज के लिए पैसे देता। किसी की बेटी की शादी होनी होती तो साहिब की तरफ से मदद पहुंच जाती। सीवान के गरीबों के लिए उसकी सरकार ज्यादा भरोसेमंद बन चुका था और इसी वजह से गांव-गांव में उसकी रॉबिन हुड जैसी छवि बनने लगी। जो सरकार से नहीं मिला, लोगों को लगता कि साहिब से मिल जाएगा। लोग उसे साहिब कहकर बुलाते। सिर्फ आम लोग नहीं, अफसर भी, जिला अधिकारी से लेकर थानेदार तक, सबके लिए वो साहिब था। किसी की हिम्मत नहीं थी उसका नाम लेकर कुछ कहने की। सीवान में डर उतना ही गहरा था जितनी उसकी पकड़। कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं करता क्योंकि सबको डर था कि पता नहीं कब कौन कहां सुन ले और फिर अगले दिन उस आदमी का कोई नामो निशान न मिले। चुनाव आते तो विपक्ष के उम्मीदवार बस नाम के लिए मैदान में उतरते। पोस्टर या बैनर तक कोई उसके खिलाफ नहीं लगाता कि साहब कहीं नाराज ना हो जाए। सीवान की हर दुकान में उसकी तस्वीर थी, ये दिखाने के लिए कि दुकानदार राजा साहब की हुकूमत को मानता है। पुलिस सब कुछ जानती थी मगर अनदेखा करती थी। वो चाहे भी तो क्या करती। कानून सीवान में अब सिर्फ शहाबुद्दीन के नाम का बचा था। उसके खिलाफ केस कहने को तो तकरीबन 30 दर्ज थे, 30 आपराधिक मुकदमे जिसमें हत्या, अपहरण, अवैध हथियार रखने के आरोप शामिल थे। लेकिन अदालतों में गवाह नहीं पहुंचते। जो बोलता वो गायब हो जाता। हुसैनगंज थाने में उसका नाम टाइप ए हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज था, लेकिन थानेदार भी शहाबुद्दीन को सलाम ठोकता था। कहा जाता है कि उस वक्त शहाबुद्दीन खुद कहता था, मैं सीवान का राजा हूं और ये मेरा इलाका है और यहां मेरा कानून चलता है। और ये कोई डींग नहीं थी क्योंकि सीवान और उसके आसपास की 12 विधानसभा सीटों पर उसकी मर्जी से टिकट बनते। आरजेडी में कौन चुनाव लड़ेगा ये फैसला केवल लालू यादव नहीं बल्कि शहाबुद्दीन भी करता था। सीवान उस वक्त सिर्फ एक जिला नहीं था, वो एक राज्य के भीतर राज्य, जहां ताज उसके सिर पर नहीं था बल्कि राज्य पूरा उसका था। फिर आया साल 2000। बिहार की राजनीति उस वक्त किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। सीन वही पुराने, सत्ता की कुर्सी, बंदूकों की धमक, सौदेबाजी की फुसफुसाहटें, बस किरदार बदल रहे थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो पूरा राज्य सांसें थामे बैठा था। आरजेडी को 124 सीटें मिली, एनडीए को 122, केवल 2 सीटों का फर्क था और इसी मामूली अंतर ने बिहार की सियासत को आग लगा दी। सिद्धांत कहता था कि सरकार आरजेडी बनाएगी, पर असल सियासत में सिद्धांत नहीं, सत्ता चलती है। राज्यपाल विनोद पांडे ने सबको हैरान करते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। एक झटके में खेल पलट गया। नीतीश ने मुख्यमंत्री कुर्सी संभाली, लेकिन उनके पास बहुमत के आंकड़े नहीं थे। इधर लालू यादव जो चारा घोटाले के चलते खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, फिर भी सत्ता की डोर थामे बैठे थे। राबड़ी देवी नाम की सीएम कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन अब असली खेल लालू यादव खेल रहे थे। वो जानते थे कि अगर इस बार सत्ता फिसल गई तो उनकी पूरी राजनीति ढह जाएगी। ऐसे में मैदान में उतारा गया सबसे खतरनाक पर सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी शहाबुद्दीन को। नीतीश विधायक जुटाने में लगे थे। इधर शहाबुद्दीन सीवान से पटना आ गया था। उसने कांग्रेस के 8 विधायकों को अपने तरीके से मनाने का जिम्मा लिया। और वो तरीका कैसा था, ये बात पूरे पटना को पता थी। रातों रात उन 8 विधायकों को पाटलिपुत्र होटल में बंद कर दिया गया। होटल के बाहर चारों तरफ बंदूकधारी पहरा दे रहे थे और अंदर लॉबी में खुद शहाबुद्दीन AK-47 लेकर टहल रहा था। बिल्कुल वैसे जैसे कोई मेजबान मेहमानों का हालचाल पूछता है, लेकिन यहां मेहमानों को निकलने की इजाजत नहीं थी। सब जानते थे ये वही आदमी है जो गोली चलाने से पहले 2 बार नहीं सोचता। विधायक खामोश थे, डर में डूबे। कोई भागने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि बाहर निकलने का मतलब शायद जिंदा ना लौटना था। उधर आरजेडी के डगमगाते विधायकों पर भी शहाबुद्दीन के लोग निगरानी रख रहे थे। कौन फोन पर किससे बात कर रहा, कौन दिल्ली भागने की सोच रहा, हर खबर प्रतापपुर तक पहुंच रही थी। नीतीश की कोशिशें नाकाम रहीं और 7 दिनों बाद इस्तीफा देना पड़ा। इतिहास के सबसे छोटे मुख्यमंत्रियों में से एक बनकर नीतीश कुमार
अधूरे सपने के साथ इस्तीफा देते हैं। दूसरी तरफ लालू यादव ने कांग्रेस को अपने पक्ष में कर लिया और इसमें बड़ा हाथ था उस कैद के जो पाटलिपुत्र होटल में चल रही थी। कांग्रेस के विधायक जब बाहर निकले तो सीधे आरजेडी खेमे में खड़े थे। राबड़ी देवी दोबारा मुख्यमंत्री बनी, लेकिन बिहार जानता था कि पर्दे के पीछे हाथ किसका है। गलियों, चौपालों और पान की दुकानों पर सिर्फ एक ही बात कही जा रही थी कि सरकार भले ही लालू यादव की है, लेकिन बनवाया शहाबुद्दीन ने। और यह सच था, उस दौर का सच। वो दौर ऐसा था जब लालू यादव मुख्यमंत्री कहलाते थे, लेकिन बिहार की सियासत की असली बाजी शहाबुद्दीन खेल रहा था। वो सिर्फ सीवान का राजा नहीं था, अब वो लालू यादव को किंग मेकर बनाने वाला था। जिस बंदूक से उसने सीवान पर राज किया, अब उसी डर से उसने बिहार की राजनीति को भी अपने कब्जे में कर लिया था। वो साल था 2001। सीवान की हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। ऊपर से लालू यादव की सरकार का संरक्षण, नीचे जनता के दिलों में साहिब के नाम का डर और अंधी भक्ति। पुलिस के लिए वो एक ऐसा नाम था जिससे आंख मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन 16 मार्च की सुबह एक ऐसी घटना होती है जिसने बिहार पुलिस और शहाबुद्दीन दोनों की हदें परख डाली। उस दिन सीवान के डीएसपी संजीव कुमार एक स्थानीय आरजेडी नेता मनोज कुमार उर्फ पप्पू को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। मनोज वही था जो शहाबुद्दीन का बेहद करीबी माना जाता था। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही प्रतापपुर का हवेली जैसा घर अचानक गुस्से से भर उठा। शहाबुद्दीन ने खुद मौके पर पहुंचकर डीएसपी को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया और फिर वर्दी की बेइज्जती करते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। सीवान में पहली बार किसी ने पुलिस अधिकारी के साथ ऐसा सलूक किया था, मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने अपनी तौहीन का जवाब देने की ठानी। एसपी बच्चू सिंह मीणा ने लगभग बगावत कर दी। सैकड़ों पुलिसकर्मियों को इकट्ठा किया, यहां तक कि उत्तर प्रदेश से भी बल मंगवाया और पूरे सीवान को घेर लिया। पुलिस जीपों और ट्रकों काफिला शहाबुद्दीन के घर की ओर बढ़ा तो माहौल किसी युद्ध जैसा था। लेकिन वहां उनका सामना तैयार गैंगस्टरों से हुआ। गोलियों की आवाज से सीवान थर्रा उठा। 2 पुलिसकर्मी मौके पर मारे गए, कई घायल हुए और जवाबी फायरिंग में शहाबुद्दीन के 8 गुर्गे ढेर हो गए। लेकिन शहाबुद्दीन खुद गायब हो गया। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन बुर्का पहनकर गन्ने के खेतों के रास्ते भाग निकला था। पुलिस को उसे घर से 3 AK-47 राइफल मिली और उस पर देशद्रोह तथा सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का केस दर्ज किया गया। लेकिन जो कुछ हुआ वो बिहार की राजनीति की असलियत को दिखाने वाला था। शहाबुद्दीन को लगा कि लालू यादव ने ही उससे मरवाने की कोशिश की है, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गया। मामला इतना बढ़ा कि खुद लालू यादव को सीवान आना पड़ा। उन्होंने शहाबुद्दीन को समझाया कि सब पुलिस की मनमानी थी और जांच कमेटी गठित कर दी गई। नतीजा वही जो सबको पहले से पता था, शहाबुद्दीन को बेकसूर बताया गया। 2 पुलिस वालों की हत्या के बावजूद किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा अगले ही दिन एसपी मीणा और बाकी अफसरों का तबादला कर दिया गया। जब सीवान के जिलाधिकारी से मीडिया ने पूछा कि आखिर लोग इतने अपराध से डरते क्यों नहीं, तो जवाब दिया, सीवान के लोगों के लिए शहाबुद्दीन महात्मा गांधी के बराबर है। वो उससे डरते नहीं, प्यार से वोट देते हैं। यही था उसका रसूख, जिसने पुलिस पर गोली चलाने के बावजूद भी सरकार से इनाम पा लिया था। इसी साल उस पर CPIML नेता मुन्ना चौधरी के अपहरण और हत्या का आरोप लगा। गवाह राजकुमार शर्मा ने बताया कि वो और मुन्ना बाइक से जा रहे थे जब शहाबुद्दीन के आदमी उन पर टूट पड़े। गोली लगने के बाद मुन्ना को उठाकर ले जाया गया और कुछ दिन बाद उसकी लाश एक ईंट भट्टे की चिमनी मिली। कहानी यही खत्म नहीं होती। मई 2001 में दिल्ली पुलिस ने तहलका मैगजीन के CEO तरुण तेजपाल की हत्या की साजिश में अंडरवर्ल्ड के 6 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में लीडर भूपिंदर त्यागी ने ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि इस साजिश के पीछे का असली दिमाग शहाबुद्दीन था। त्यागी के मुताबिक शहाबुद्दीन कई बार नेपाल गया था, बीरगंज और काठमांडू में ISI के एजेंट से मिला था और हथियारों के सौदे किए थे। उसने बताया कि वो एक बार शहाबुद्दीन के साथ कश्मीर के सोपोर भी गया था, जहां आतंकवादियों से मुलाकात हुई थी। बातचीत AK-47 की सप्लाई को लेकर शुरू हुई, लेकिन शहाबुद्दीन ने वहीं डिलीवरी लेने से इनकार किया क्योंकि उसे लगा कि सेना की चेकिंग सख्त है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि थी कि शहाबुद्दीन के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं। सरकार लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में थी, लेकिन इससे पहले ही वो सऊदी अरब के जेद्दा भाग गया। 2 साल बाद साल 2003 में बिहार पुलिस के DGP DP ओझा ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने CPIML के नेता छोटेलाल के अपहरण केस में शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले शहाबुद्दीन ने ओझा को धमकी दी थी कि 6 महीने बाद जब तू रिटायर होगा तब तेरा हिसाब चुकता कर दूंगा, मगर ओझा डरे नहीं। गिरफ्तारी के बाद कहा जाता है कि राबड़ी देवी भड़क गई थी। जब ओझा उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने 3 बार पूछा कि शहाबुद्दीन को पकड़ने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं गया। आखिर में ओझा का धैर्य टूटा और कहा, मैडम
अपराधी को पकड़ना डीजीपी का अधिकार है, इसमें अनुमति नहीं ली जाती है। लेकिन जेल में शहाबुद्दीन की दुनिया किसी राजा से कम नहीं थी। बीमार होने का बहाना बनाकर वो अस्पताल शिफ्ट हो गया और वहां एड्स वार्ड पर कब्जा कर लिया। वही वार्ड जो उसकी सांसद निधि से बना था, अब वहां मरीजों की जगह उसके आदमी रहते थे और वही उसकी दरबारगाह बन गई। लोहे की कुर्सी पर बैठा शहाबुद्दीन फरियादियों की सुनवाई करता, फोन उठाकर अफसरों को आदेश देता, हम बोल रहे हैं। उधर से जवाब आता, हां साहब। विवाद बढ़ा तो पटना हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा सीवान जेल भेजा गया, मगर जेल भी उसके लिए किसी होटल से कम नहीं थी। एक पूरा फ्लोर शहाबुद्दीन के लिए रिजर्व था, जिसमें फ्रिज थी, टीवी था, जिम था और हर आराम की चीज वहां मौजूद थी। बाहर जो राज था वही राज शहाबुद्दीन का अंदर भी कायम रहा। गिरफ्तारी के कुछ हफ्ते बाद डीजीपी ओझा ने 265 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन के आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं। 2001 में मक्का में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी और वो कश्मीरी आतंकवादियों से AK-47 खरीदकर बिहार और यूपी में बेच रहा था। उसने ये भी बताया कि बंदूकें ट्रकों में छिपा कर लाई जाती थीं, लेकिन रिपोर्ट आने के अगले ही दिन सरकार ने ओझा को पद से हटा दिया और रिपोर्ट को गायब कर दिया गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। शहाबुद्दीन जेल में था, लेकिन उसकी हुकूमत सीवान पर पहले जैसी थी। वो कैदी नहीं था, वो अब भी सीवान का साहिब था, जिसका कानून, जिसकी अदालत और जिसकी मर्जी ही आखिरी सच थी। फिर आया साल 2004। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चुनावी रण छिड़ा और सीवान का मैदान हमेशा की तरह साहिब के कब्जे में था। लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। शहाबुद्दीन अब जेल के अंदर था, फिर भी चुनाव लड़ने से उसे कोई रोक नहीं पाया। जेल के बाहर उसका पूरा तंत्र वैसे ही काम कर रहा था जैसे पहले करता था, सटीक, निर्दयी और संगठित तरीके से। सीवान में लोग तब भी कहते थे कि साहिब जेल में है, लेकिन राज सीवान में उन्हीं का चलता है। लेकिन फिर चुनाव के दिन जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के नाम पर एक करारा थप्पड़ था। शहाबुद्दीन के समर्थकों ने 500 से ज्यादा बूथ लूट लिए थे, बैलेट बॉक्स गायब कर दिए थे, पोलिंग एजेंट भाग गए थे और बंदूकें हवा में गरज रही थी। जब आयोग ने दोबारा मतदान कराने का ऐलान किया तो कई लोगों ने सोचा कि अब शायद माहौल बदल जाएगा, लेकिन नतीजा फिर वही निकला। दोबारा चुनाव में शहाबुद्दीन की जीत हुई। हाँ, फर्क इतना था कि इस बार उसकी जीत पहले जैसी बेमिसाल नहीं थी। मुकाबले में इस बार जेडीयू के ओम प्रकाश यादव थे, एक शांत लेकिन जिद्दी चेहरे वाला आदमी जिसने पहली बार साहिब की बादशाहत को हिला कर रख दिया था। इस बार उसे 33.5% वोट मिले थे, जबकि इससे पिछले चुनाव में जेडीयू को केवल 8% वोट मिले थे। इस आंकड़े को अगर गंभीरता से किसी ने देखा तो वो समझ गया कि सीवान का साम्राज्य अब पहले जैसा नहीं रहा। लोगों में डर तो था, लेकिन अब वो डर टूटने लगा था और यही बात शहाबुद्दीन को नागवार गुजरी। उसे लगा कि अगर इस बगावत को भी कुचला नहीं गया तो कल हर एक गली में एक ओम प्रकाश खड़ा हो जाएगा। उसके साहिब वाली छवि जो अब तक अजय मानी जा रही थी वो खतरे में आ जाएगी। और फिर उसने शुरू किया एक बार फिर बदली का खेल। चुनाव नतीजों के कुछ ही दिनों बाद सीवान में आतंक की परतें फिर से मोटी हो गई। जेडीयू के कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया गया, घर जलाए गए, लोगों को पीटा गया, डर का माहौल एक बार फिर सुनियोजित किया गया। सिर्फ एक हफ्ते में 9 जेडीयू कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। जो भी ओम प्रकाश यादव के साथ खड़ा था वो या तो भाग गया या फिर अगला निशाना बना। एक गांव जहां से ओम प्रकाश को भारी वोट मिले थे, वहां के मुखिया को दिन दहाड़े एक सरकारी दफ्तर के अंदर घुसकर गोली मार दी गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह संदेश था कि साहिब अभी भी वही हैं, चाहे जेल की सलाखें हो या कानून के पन्ने। ओम प्रकाश यादव के घर पर भी गोलियां चलाई गई। परिवार कांप गया और आखिरकार उन्हें पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ी। लेकिन सीवान जानता था कि यह सुरक्षा सिर्फ कागज पर है। असल में पूरा जिला एक बार फिर उसी पुराने डर के साए में लौट आया। साल 2004 के चुनाव ने साफ कर दिया कि शहाबुद्दीन का साम्राज्य तो हिल रहा है, लेकिन गिरा नहीं है। उसने हर उस आवाज को दबाया जो उसे चुनौती देने की कोशिश कर रही थी। पर यह भी इतना सच था कि सीवान में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी कि शायद शहाबुद्दीन का वक्त अब खत्म होने वाला है। फिर साल 2004 में वो हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सीवान की धरती उस साल फिर खून से लाल हुई और इस बार जो हुआ था वो इंसानियत की हदों को पार करने वाला था। शहाबुद्दीन ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया और यह साबित कर दिया कि साहिब कानून से नहीं बल्कि कानून शहाबुद्दीन से डरता है। यह घटना थी बिहार का एसिड बाथ केस। 16 अगस्त 2004 की दोपहर सीवान के मशहूर कारोबारी चंद्रकेश्वर प्रसाद, जिन्हें लोग प्यार से चंदा बाबू कहते थे, अपने 3 बेटे सतीश राज, गिरीश राज और राजीव रोशन के साथ दुकान पर बैठे थे।
कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कई सालों में उन पर एक साया मंडरा रहा था, शहाबुद्दीन का। वो साया जो किसी भी वक्त मौत बनकर टूट पड़ता था। चंदा बाबू और शहाबुद्दीन की रंजिश साल 1996 से चली आ रही थी। उसी साल चंदा बाबू ने सिवान में एक इमारत खरीदी थी जिसमें 7 दुकानें थी। 6 किराएदार तो मान गए, लेकिन एक मदन शर्मा जो शहाबुद्दीन का खास आदमी था, दुकान खाली करने को तैयार ना हुआ। जब बार बार समझाने के बावजूद नहीं माना तो चंदा बाबू ने उसकी दुकान पर ताला लगा दिया, और यही गलती उन्हें सालों तक सताने वाली थी। मदन शर्मा ने यह बात शहाबुद्दीन तक पहुंचाई और फिर शुरू हुआ दबाव। पहले धमकी, फिर रंगदारी। उनसे 2 लाख रुपए मांगे गए, वरना अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। चंदा बाबू पैसे वाले जरूर थे, मगर इतने नहीं कि हर बार गुंडों को खुश रखते। उन्होंने समझौता करने की कोशिश की, यहां तक कि एक बार शहाबुद्दीन को अपनी नई दुकान के उद्घाटन पर बुलाया, सोचते हुए कि शायद मेल मिलाप हो जाए, लेकिन बात बनी नहीं। दबाव बढ़ता गया, धमकियां बढ़ती गई, और फिर आया वो दिन जिस दिन सब कुछ बदल गया। 16 अगस्त साल 2004 दोपहर के वक्त शहाबुद्दीन के आदमी दुकान पर पहुंचे, फिरौती मांगी। जब सतीश ने इनकार किया तो उसे पीटा गया, राजीव को मारा गया। उसी झगड़े के बीच सतीश ने दुकान से तेजाब की बोतल उठाई और गुंडों पर फेंक दी। तेजाब से कुछ झुलस गए, वहां से भाग निकले, लेकिन सिवान में कोई शहाबुद्दीन से भिड़े और जिंदा बचे, ऐसा कैसे हो सकता था? कुछ देर बाद वही लोग लौटे, और इस बार हथियारों के साथ। तीनों भाइयों को जबरदस्ती उठाया और प्रतापपुर शहाबुद्दीन के गांव ले गए। वहां राजीव रोशन को बाकी दोनों से अलग कर दिया गया और गन्ने खेत में बांध दिया गया। राजीव ने वहां से वो खौफनाक दृश्य देखा जिससे कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकता। शहाबुद्दीन के आदमियों ने गिरीश और सतीश से कहा, तेजाब फेंकने का मजा चखाओ, अब इन्हें दिखाओ कि असली दर्द क्या होता है। और फिर दोनों भाइयों पर तेजाब उड़ेल दिया गया, धीरे धीरे, टपक टपक कर, ताकि मौत भी तड़प तड़प कर आए। जख्म से चीखें निकली, पर सिवान की हवा में वो आवाजें घुलकर गायब हो गई। इसके बाद उन पर गोलियां दागी गईं और लाशें तक नहीं मिली। राजीव किसी तरह भाग निकले, वो उस नरक के अकेले गवाह बने, जिंदा सबूत की शहाबुद्दीन अब एक इंसान नहीं, एक हैवान बन चुका है जो खुद की हुकूमत चला रहा है। जब चंदा बाबू को अपने बेटों की हत्या खबर मिली तो वो थरथराते हुए सिवान के एसपी के पास पहुंचे, इंसाफ की उम्मीद को लेकर। लेकिन वहां जो हुआ वो इंसाफ से भी डरावना था। एसपी ने गुस्से में कहा कि मैं खुद उस आदमी से परेशान हूं, भगवान से दुआ कर रहा हूं कि मेरा ट्रांसफर हो जाए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। फिर ठंडी आवाज में सलाह दी, अगर जिंदगी चाहिए तो सिवान छोड़ दो। अब आप सोचिए कि जब पुलिस का कप्तान इतना बेबस था तो एक आम आदमी की क्या औकात थी। सिवान में शहाबुद्दीन सिर्फ अपराधी नहीं, वो कानून था, जज भी था और जल्लाद भी। विडंबना देखिए, इन सब के बावजूद कुछ ही समय बाद शहाबुद्दीन जेल से जमानत पर बाहर आ गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही वो पल था जब बिहार के लोग समझ गए कि यहां अदालतें फैसले नहीं लेती, फैसला सिवान से शहाबुद्दीन सुनाता है। साल 2005 में भी बिहार की सियासत और सिवान की सड़कें एक नई करवट लेने वाली थी। अब यह दौर था जब सिवान में शहाबुद्दीन का नाम सुनकर अफसरों की सांसें रुक जा रही थी। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर राज का पतन होता है। शहाबुद्दीन का भी वक्त आया। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, सत्ता का तिलिस्म टूटा तो प्रशासन खुलकर पहली बार काम करने का मौका पा गया। इसी बीच सिवान में कमान संभाली एक युवा निर्भीक आईएएस अधिकारी सीके अनिल ने, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने आए उतने ही जाबाज एसपी रत्न संजय। इन दोनों ने तय किया कि बहुत हुआ सम्मान, अब करते हैं शहाबुद्दीन के साथ लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार काम। इसके बाद शहाबुद्दीन के खिलाफ नए नए केस खुलने लगे, किडनैपिंग, मर्डर, हथियार तस्करी, आतंकवाद से रिश्ते। जिन अपराधों पर सालों से धूल जमी थी वो फाइलें खुलने लगी। अफसरों ने पहली बार उस नाम को अदालत में, रिपोर्टों में, एफआईआर में खुलेआम लिखा, और खुलेआम आने लगा अपराधी मोहम्मद शहाबुद्दीन। अप्रैल 2005 में डीएम सीके अनिल ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा सिवान हिल गया। उन्होंने आदेश जारी किया कि अगले 6 महीने तक शहाबुद्दीन को सिवान में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। कारण साफ था, जनता की सुरक्षा। यह आदेश मानो सिवान के साम्राज्य पर सीधा हमला था। साहेब भला कैसे बर्दाश्त करते, तमतमा कर कहा। जिलाधिकारी को लगता है कि वो राजा हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा कि ऐसे राजा ज्यादा दिन नहीं टिकते। यह बयान सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि उस आदमी का अहंकार था जो खुद को कानून से ऊपर मान चुका था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। राष्ट्रपति शासन था तो प्रशासन भी झुका नहीं। उसी महीने एसपी रत्न संजय की अगुवाई में शहाबुद्दीन के गढ़ प्रतापपुर में एक ऐतिहासिक छापा पड़ा।
पुलिस ने उसके आलीशान घरों को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर से जो कुछ मिला उसने देश को सन्न कर दिया। AK-47 राइफल, लेजर गाइडेड गन, नाइट विजन डिवाइस, हैंड ग्रेनेड, कारतूस के ढेर। इनमें कई हथियार ऐसे थे जिनमें मेड इन पाकिस्तान की मुहर लगी थी। अब आप सोचिए, एक सांसद जिसके घर से पाकिस्तानी हथियार बरामद हुए थे। संसद में बैठने वाला आदमी अब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुका था। उस दिन सीवान की हवा में पहली बार डर की जगह हैरत घुली थी। लोग फुसफुसा रहे थे, क्या वाकई में वक्त बदलने वाला है? इस छापे के बाद शहाबुद्दीन पर 8 गैर जमानती वारंट जारी हुए, लेकिन सीवान की पुलिस जानती थी कि उसे पकड़ना आसान नहीं है। वो जहां जाता काफिला साथ जाता, दर्जनों गाड़ियों में हथियारबंद लोग जाते, अफसर उसकी गिरफ्तारी की कोशिश करते, लेकिन कोई भी आखिरी कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। बिहार पुलिस की नाकामी पर मीडिया में सवाल उठने लगे कि क्या कोई अपराधी इतना ताकतवर हो सकता है कि सरकारें झुक जाएं? लेकिन फिर आया वो दिन, नवंबर 2005 का। दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा था। शहाबुद्दीन बतौर सांसद राजधानी में मौजूद था, लेकिन इस बार उसके पीछे सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि पुलिस भी लगी थी। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की और दिल्ली स्थित उसके सरकारी आवास से उसे गिरफ्तार कर लिया। एक वक्त था जब वो सीवान में पुलिस वालों को थप्पड़ मार रहा था, अब खुद हथकड़ियों में जकड़ा था। उसके चेहरे पर हालांकि अभी भी वही अकड़ थी, लेकिन आंखों में पहली बार डर की झलक भी थी। साल 2005 की वो गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि खौफ के शासन की गिरफ्तारी थी। सीवान ने उस दिन राहत की सांस ली, क्योंकि 2 अफसरों ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो तो साहेब भी झुकता है। साल 2005 के अंत तक सीवान की सड़कों पर डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन बिहार की राजनीति अब एक नए दौर में दाखिल हो रही थी। नीतीश कुमार के राज में ये वो वक्त था जब लोगों में उम्मीद जगी थी कि जंगल राज का अंत हो रहा है, और सच में होने वाला है। नीतीश ने मुख्यमंत्री बनते ही आदेश साफ कर दिया था कि बिहार में अब कानून का राज चलेगा, किसी की गुंडागर्दी नहीं। और उस संदेश का सबसे बड़ा प्रतीक कौन हो सकता था? वही आदमी जिसने पिछले 2 दशकों तक सीवान को अपनी रियासत बनाकर रखा था, शहाबुद्दीन। नीतीश जानते थे कि अगर बिहार को नई पहचान देनी है तो शहाबुद्दीन जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। और फिर शुरू हुई कानूनी मुहिम, इतनी संगठित जितनी पहले कभी नहीं थी। साल 2006 में सरकार ने सीवान में 2 स्पेशल कोर्ट बनाए। इनका एक ही उद्देश्य था, शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज मामलों की तेजी से सुनवाई। ये महज अदालतें नहीं थी बल्कि न्याय के नाम पर खड़ी की गई चुनौती थी। एक चुनौती शहाबुद्दीन के राज के खिलाफ। लेकिन शहाबुद्दीन अभी भी पुराने घमंड में डूबा था। उसे लगता था कि जैसे उसने पहले सब कुछ खरीद लिया, वैसे ही अभी भी खरीद सकता है। जुलाई 2006 में उसके करीबी वकील मेहताब आलम ने स्पेशल कोर्ट के एक जज को रिश्वत देने की कोशिश की। जब जज नहीं माने तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। कहा कि अगर फैसला शहाबुद्दीन के पक्ष में नहीं आया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये 90 का दशक नहीं था, ये नया बिहार था। वक्त बदल रहा था। धमकियां चली पर असर नहीं हुआ और अदालत ने फैसला सुनाया 2007 में। वो फैसला जिसने शहाबुद्दीन की किस्मत को पलट दिया। पहले CPIML के ऑफिस पर हमले के मामले में 2 साल की सजा, फिर 1 महीने बाद CPIML कार्यकर्ता छोटे लाल यादव के अपहरण और हत्या में उम्र कैद। अगस्त 2007 में सीवान के पुलिस चीफ संजीव कुमार सिंघल पर हमले के मामले में 10 साल की जेल। कुछ ही महीनों में साहब 3 मामलों में दोषी करार दिए गए। अब कानून ने अपने पांव जमा लिए थे। जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने पर कोई व्यक्ति अपनी रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता। शहाबुद्दीन ने अपनी सजाओं पर रोक लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने उसकी अर्जी ठुकरा दी। इसका मतलब साफ था, अब साहब कभी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लेकिन उसने सियासत छोड़ने का नाम नहीं लिया। 2009 लोकसभा चुनाव में उसने अपनी पत्नी हिना साहब को मैदान में उतारा। RJD की टिकट, सीवान की वही सीट, वही पुराना आत्मविश्वास। लेकिन इस बार जनता ने भी जवाब दिया। हिना को हराया गया, और वो भी किसी और ने नहीं, उसी ओम प्रकाश यादव ने जिसे कभी शहाबुद्दीन ने सरेआम पीटा था। सीवान ने उस दिन बताया कि वक्त बदल चुका है। फिर भी जेल की दीवारें शहाबुद्दीन के लिए दीवारें नहीं थी। वो सीवान जेल में बंद था, लेकिन हुक्म चला रहा था। नियम के मुताबिक उम्र कैद पाने वालों को सेंट्रल जेल भेजाता है, पर वो बार बार सीवान जिला जेल में लौट आता। कभी भागलपुर, कभी गया, लेकिन हर बार कुछ महीनों में वापसी होती। सर्दियों की आधी रात में अगर उसे नमकीन का पैकेट या टॉर्च की बैटरी चाहिए होती तो दुकानें खुलवाई जाती। वो जेल में भी साहेब जैसा था।
लालू प्रसाद यादव खुद उससे जेल में मिलने आते, फोन पर बातें करते और वहीं से शहाबुद्दीन तय करता किसे वोट देना है, किसे हराना है। नीतीश की सरकार ने कई बार जेल पर छापे मारे, मोबाइल, सिम कार्ड, नोटबुक, संपर्क नंबर सब बरामद हुआ, लेकिन पकड़ ढीली नहीं हुई। 2014 के चुनाव में लालू ने फिर वही दांव चला। हिना साहब को दोबारा टिकट दिया, लेकिन इस बार भी जनता ने सख्त जवाब दिया। ओम प्रकाश यादव ने फिर से जीत दर्ज की और इस बार तो पहले से भी ज्यादा अंतर से। सीवान के लोगों ने साफ संदेश दिया कि अब डर नहीं, बदलाव है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगे कि साहिब का अंत हो गया, एक दिल दहला देने वाली वारदात ने सबको झकझोर दिया। 16 जून साल 2014, चंदा बाबू का तीसरा बेटा राजीव रोशन, जिसे अपने भाइयों की तेजाब से नहलाकर हत्या होते देखा था, उस केस में जो मुख्य गवाह था उसे सरेआम गोली मार दी गई, वो भी कोर्ट में पेशी से ठीक 3 दिन पहले। राजीव अपनी बाइक से लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने पास आकर साइलेंसर लगी पिस्तौल से कनपटी पर गोली दाग दी। गोली मुंह के आर पार निकली, राजीव वहीं ढेर हो गए। उनके पिता चंदा बाबू कुछ कदम की दूरी पर थे। पहले तो समझ नहीं आया क्योंकि आवाज नहीं थी, लेकिन जब राजीव गिरे और मुंह से खून निकला तब यह एहसास हुआ कि 10 साल बाद एक बार फिर उनकी दुनिया उजड़ गई। सिर्फ 35 साल की उम्र में, शादी को 20 दिन भी नहीं हुए थे, एल्बम तक तैयार नहीं हुई थी। एफआईआर में राजीव के पिता ने कहा कि हमलावरों में शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा भी था। 1 महीने बाद फिर सिवान खून से लाल हो गया। प्रॉपर्टी डीलर तबरेज आलम की गोली मारकर हत्या हो गई। उनका कसूर, वो सिवान के मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हो रहे थे और साहब को अपनी कौम से किसी और का उभरना पसंद नहीं आ रहा था। इस तरह एक-एक करके सिवान ने देखा कि साहब भले ही जेल में था, लेकिन उसके साए अभी भी सड़कों पर घूम रहे थे। कानून, इंसाफ, वादे, ये सब एक बार फिर सवालों के घेरे में थे। और तभी साल 2014 के आम चुनावों के बाद बिहार की राजनीति में एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जो 2 नेता कभी एक दूसरे कट्टर विरोधी माने जाते थे, लालू यादव, नीतीश कुमार, वो एक साथ आ गए। दोनों ने दावा किया कि गठबंधन बिहार को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए है, लेकिन सीवान के लोगों को इसमें कुछ और दिखाई पड़ रहा था, और वो था पुराने दौर की वापसी। सितंबर 2014 में छपरा की एक चुनावी सभा में इस गठबंधन की झलक सबने साफ देखी। स्टेज पर नीतीश थे, लालू थे, उनके साथ बैठी थी हिना साहब, शहाबुद्दीन की पत्नी। यही वो पल था जिसने सीवान में सन्नाटा फैला दिया। तस्वीरों में हिना साहब नीतीश कुमार के कान में कुछ कहती नजर आई और उस एक तस्वीर ने सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए कि क्या शहाबुद्दीन का राज फिर से लौटेगा, क्या फिर से सीवान की गलियों में डर लौटेगा? जवाब ज्यादा इंतजार नहीं कराता। दिसंबर 2014 सीवान से बीजेपी सांसद ओम प्रकाश यादव के मीडिया सलाहकार श्रीकांत भारती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विडंबना देखिए, भारती कभी शहाबुद्दीन के बेहद करीबी थे, उसके मीडिया हैंडलर थे, लेकिन 2008 में दोनों के रास्ते अलग हो गए और भारती बीजेपी नेता ओम प्रकाश यादव से जुड़ गए, जो शहाबुद्दीन के राजनीतिक विरोधी थे। श्रीकांत भारती का नाम उस हिट लिस्ट में था जिसे शहाबुद्दीन ने जेल के अंदर से तैयार करवाया था। उस लिस्ट में 23 नाम थे, पत्रकार, कार्यकर्ताओं, विरोधी नेता और हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन ने वो लिस्ट छाप भी दी थी। हैरानी की बात यह थी कि उसी लिस्ट में 7वां नाम खुद राजदेव रंजन का था। भारती की हत्या के बाद रंजन को लगातार धमकियां मिलने लगी, लेकिन वो रुके नहीं। अपने लेखों में बार बार लिखा, इस हत्या के पीछे शहाबुद्दीन है। उधर जेल में बैठे शहाबुद्दीन का रुतबा फिर से बढ़ने लगा, खासकर 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों के बाद। आरजेडी जेडीयू के महागठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। आरजेडी की 80 सीटें, जेडीयू 71। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन असली नियंत्रण लालू यादव के हाथ में गया। और जब बड़े भाई सत्ता में हो तो छोटे भाई के लिए जेल की दीवारें किसी महल से कम नहीं होती। लेकिन इसी बीच एक झटका आया। दिसंबर 2015 स्पेशल कोर्ट ने चंदा बाबू के बेटों की तेजाब से हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। तब तक शहाबुद्दीन 5 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका था। इस फैसले का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसके पास सत्ता की छाया थी। जेल उसके लिए सजा नहीं बल्कि कार्यालय बन चुका था। वो हफ्ते में 2 दिन दरबार लगाता, सलाखों के पीछे बैठकर 4-5 घंटे तक लोगों की शिकायतें सुनता। उसके सामने लाइन में आम लोग, कारोबारी, नेता सब खड़े रहते। उसके कुछ आदमी नोटबुक में लिखते रहते कि साहब ने आदेश क्या दिया। एक बार एक महिला उसके पास आई। पति की मौत के बाद वो दुकान खोलना चाहती थी, लेकिन एक गुंडा उससे रंगदारी मांग रहा था।
शहाबुद्दीन ने बस इतना कहा, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले ही दिन वो गुंडा खुद उसके पास आया और बोला, मैडम आप दुकान खोल लीजिए। जेल की दीवारों के भीतर बैठा आदमी अभी भी राज कर रहा था। केवल आम लोग नहीं, मंत्री और विधायक भी उससे मिलने आते। आरजेडी के तो छोड़िए, जेडीयू के नेता भी कहा जाता है कि उसके दरबार में जाते थे। 6 मई 2016 को तो हद पार हो गई। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर खुद जेल में जाकर उससे मिलने पहुंचे। मुलाकात जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में कराई गई और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने सवाल पूछा, क्या यही है नीतीश कुमार का सुशासन? क्या एक मंत्री जेल के अंदर जाकर एक दोषी अपराधी से मुलाकात कर सकता है? नीतीश कुमार ने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट राधेश्याम को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल फिर भी बरकरार था, क्या बिहार में फिर वही दौर लौट रहा जहां सत्ता और अपराध एक ही मंच पर बैठते हैं? क्योंकि सीवान में लोग फिर से वही पुरानी बात कर रहे थे, सरकार कोई भी हो, हुक्म तो साहिब का ही चलता है। और वो पूरी तरह गलत नहीं थे जब उन्होंने राजदेव रंजन के मर्डर केस को देखा। वही पत्रकार जिसने लिस्ट छापी थी। शाम का वक्त था, रेलवे स्टेशन के पास की फल मंडी में हमेशा की तरह हलचल थी। लोग खरीदारी कर रहे थे, ठेले वालों की आवाजें गूंज रही थी। तभी कुछ गोलियों की आवाज आई, ठाए ठाए ठाए, और सब कुछ थम गया। जमीन पर गिरा था पत्रकार राजदेव रंजन, सीवान के सबसे बेखौफ रिपोर्टर जिसने साहिब यानी शहाबुद्दीन के खिलाफ लिखना नहीं बंद किया था, जबकि वो जानते थे कि उनका नाम शहाबुद्दीन की हिटलिस्ट में शामिल है। राजदेव रंजन वही पत्रकार थे जिनके पास अब्दुल गफूर और शहाबुद्दीन की जेल में हुई मुलाकात की तस्वीर सबसे पहले पहुंची थी। वही तस्वीर जिसने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया था, और कहा जाता है यही तस्वीर उनकी मौत की वजह बनी, क्योंकि शहाबुद्दीन के खिलाफ खबरें छापना उस दौर में अपने गले में फंदे डालने सा था। लेकिन राजदेव डरे नहीं थे, और इसी वजह से 13 मई की शाम जब गोलियां चली, राजदेव की हत्या हो गई। आलम यह था कि भीड़ वहां मौजूद थी गोलियां चलने के बाद, पर किसी की उन्हें अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सबको पता था जो अस्पताल ले गया अगला नंबर उसका। हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो कड़ियां शहाबुद्दीन के दरबार तक पहुंची। हत्या के आरोप में 5 लड़के पकड़े गए, 20 से 25 साल की उम्र के बीच। पुलिस के मुताबिक ये वही लड़के थे जो नेक्स्ट शहाबुद्दीन बनने का ख्वाब पाले हुए थे। उन्होंने कबूल किया कि ये काम सुपारी किलर लड्डन मियां ने सौंपा था, जो खुद शहाबुद्दीन का करीबी था। राजदेव की पत्नी आशा रंजन ने बड़ा खुलासा किया, कहा कि हत्या से कुछ घंटे पहले राजदेव को आरजेडी नेता उपेंद्र सिंह का फोन आया था, जो शहाबुद्दीन का भरोसेमंद था। फोन रिकॉर्ड की जांच से चला कि क्राइम सीन के पास मौजूद एक व्यक्ति को सीवान जेल से 36 कॉल की गई थी। हर दिशा, हर सुराग, हर कॉल एक ही नाम की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन उस व्यक्ति का नाम कोई अपनी जबान से नहीं ले रहा था। क्राइम सीन की दुकानों के मालिकों से पुलिस ने पूछताछ की, सबने एक जैसा जवाब दिया, हमने कुछ नहीं देखा। राजदेव के छोटे भाई कालीचरण रंजन ने उस वक्त एक सटीक बात कही कि सीवान में हर कोई जानता है कि भाई को किसने मारा, पर कोई उसका नाम नहीं ले सकता। हत्या के 3 दिन बाद जब पुलिस ने सीवान जेल पर छापा मारा तो वहां का मंजर किसी अदालत जैसा नहीं, दरबार जैसा था। 200 से ज्यादा लोग शहाबुद्दीन से मिलने आए थे। पुलिस ने 63 लोगों को वहीं से गिरफ्तार किया। कई के पास मोबाइल फोन मिले। जेल के अंदर से फोन पर आदेश दिए जा रहे थे और बाहर जमीन पर गोलियां चल रही थी। इस हत्या ने बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों को हिलाकर रख दिया था। देश भर के अखबारों में हेडलाइन थी, पत्रकार की हत्या, जेल से जारी है शहाबुद्दीन का राज। इस मामले पर जब हंगामा बढ़ा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजबूर होकर सीबीआई को जांच सौंपनी पड़ी। शहाबुद्दीन को सीवान से उठाकर भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया ताकि दरबार से दूर रहे। लेकिन सीवान के लोग अब फुसफुसाकर कहने लगे थे कि साहब भले ही भागलपुर गए, पर सीवान अब आजाद नहीं है। सितंबर 2016 में जब पटना हाईकोर्ट ने राजीव रोशन हत्याकांड में शहाबुद्दीन को जमानत दी तो 11 साल के बाद सीवान में शहाबुद्दीन की वापसी हो रही थी। जेल के बाहर का नजारा जनसभा से कम नहीं था। करीब 200 गाड़ियों काफिला, सड़क पर नारे लगाते समर्थक और छतों से झांकते लोग, बस साहब की एक झलक पाने के लिए। सीवान की दूरी भले ही कुछ घंटों की थी, लेकिन उस दिन वहां पहुंचने में 14 घंटे लग गए, क्योंकि रास्ता जनता से भरा था। लोग मानो फिर से शहाबुद्दीन का स्वागत कर रहे थे। बाहर निकलते ही शहाबुद्दीन ने अपनी पुरानी रफ्तार में नीतीश कुमार पर वार किया और कहा, नीतीश तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, अपने दम पर 20 सीट नहीं ला सकते। ये वही नीतीश थे जिनके राज में वो 11 साल जेल में रहा। साहब के इस बयान ने गठबंधन सरकार की नींव हिला दी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश थे,
पर दुनिया को समझ में आया कि ताकत लालू यादव के पास है। शहाबुद्दीन का यह तेवर बता रहा था कि जेल की दीवारें उसके अकड़, उसके घमंड को निकाल नहीं पाई थी, लेकिन यह आजादी ज्यादा दिन तक की नहीं थी। जिन चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मारा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 30 सितंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की और तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिवान के डीएमएसपी खुद उसे पकड़ने पहुंचे, लेकिन शहाबुद्दीन पुलिस को चकमा देकर बुलेट बाइक पर सवार होकर सीधा कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया। जाते जाते उसने नीतीश को चेतावनी दी, मेरे लोग अगली बार इन्हें सबक सिखाएंगे। कुछ महीनों बाद फरवरी 2017 में उसकी जेल से सेल्फी वायरल हुई। लंबे बाल, घनी मूंछों वाला डॉन अब गंजे सिर और छोटी मूंछों में दिखाई पड़ा, लेकिन रुतबा अभी भी बरकरार था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए शहाबुद्दीन को सिवान से दिल्ली के तिहाड़ भेजा जाए। उस वक्त तक उसके खिलाफ 45 से अधिक आपराधिक मामले थे। तिहाड़ में उसकी कोठरी के पास अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन बंद था। वहीं से शहाबुद्दीन ने जेल प्रशासन को एक पत्र लिखा, राजन की सेल में टीवी है, वो तेज आवाज में गाने बजाता है जिससे मुझे परेशानी होती है, मुझे भी टीवी दी जाए ताकि अकेलापन महसूस ना हो। कभी जेल से हत्या के आदेश देने वाला शहाबुद्दीन अब उसी जेल में टीवी की आवाज से परेशान था। सत्ता खेल पलट चुका था। सीवान का सुल्तान अब तिहाड़ की 4 दीवारियों में बंद एक कैदी मानकर रह गया था। लेकिन इसी बीच फिर एक घटना होती है जिसने देश की सियासत में अपराध और राजनीति के गठजोड़ को एक्सपोज किया। मई 2017 में एक ऑडियो टेप ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। एक निजी चैनल ने एक रिकॉर्डिंग जारी की जिसमें लालू यादव और जेल में बंद शहाबुद्दीन के बीच बातचीत हो रही थी। तारीख 15 अप्रैल 2016 थी। शहाबुद्दीन सीवान जेल की 4 दीवारी के भीतर था, लेकिन आवाज ऐसी जैसे अभी भी पूरे जिले पर राज कर रहा हो। टेप में शहाबुद्दीन लालू से सीवान की स्थिति पर शिकायत कर रहा था। कह रहा था कि आपका एसपी कुछ भी नहीं कर रहा, रामनवमी पर पुलिस की कोई खास तैयारी नहीं है, माहौल बिगड़ सकता है। उसका लहजा पुराना था, आदेश जताने वाला, चिंता करने वाला नहीं। इस टेप के बाहर आते ही सियासी हलचल मच गई। बीजेपी ने नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोल दिया और कहा कि अगर एक सजा पाया अपराधी जेल में बैठकर कानून की व्यवस्था पर चर्चा कर रहा है तो इसका मतलब है बिहार में असली मुख्यमंत्री कौन है। विपक्ष ने फिर राष्ट्रपति शासन की मांग की, लेकिन असल बात टेप के भीतर नहीं, उसके पीछे थी। यह रिकॉर्डिंग इस बात की गवाही थी कि जेल में होने के बावजूद शहाबुद्दीन की पकड़ सीवान पर वैसी थी। उस इलाके की हर हलचल की खबर थी, कौन कहां तैनात है, क्या बोल रहा, सब कुछ। और दूसरी तरफ लालू यादव, जो खुद बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी थे, वो अभी तक सीवान के सुल्तान पर भरोसा करते दिखाई पड़े। इस बातचीत ने साफ किया कि शहाबुद्दीन भले सलाखों के पीछे था, पर उसका नेटवर्क अभी भी सत्ता के गलियारों में फैला हुआ था। और लालू यादव, जो कभी उसके राजनीतिक गुरु थे, आज भी उसी पुराने रिश्ते पर निर्भर थे। हालांकि धीरे धीरे वक्त बदला और फिर वो वक्त आया जब सीवान पर शहाबुद्दीन की पकड़ ढीली पड़ने लगी। जो इलाका कभी उसके इशारों पर सांस ले रहा था, अब उसके आदेश की गूंज भी धीमी पड़ गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी पत्नी हिना साहब लगातार तीसरी बार सीवान से हारी और इस हार ने साफ कर दिया कि साहब का जादू अब टूट चुका है। इसके बाद लालू परिवार और शहाबुद्दीन के रिश्तों में भी ठंडापन आ गया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हिना के समर्थकों को टिकट नहीं मिला और 2021 में उन्होंने आखिरकार आरजेडी छोड़ दी। वो दौर खत्म हो चुका था जब पार्टी में टिकटों का बंटवारा शहाबुद्दीन की मर्जी से होता था। जो सीवान पर उसके एक इशारे से दुकानें बंद होती थीं, खुलती थीं, अब उसकी राय पूछने की जरूरत किसी को नहीं लग रही थी। और फिर आया वो दिन जो सीवान के साहब के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन को कोरोना हुआ, तबीयत बिगड़ी और 20 अप्रैल को उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन किस्मत ने अब साथ छोड़ दिया था। 1 मई 2021 को 53 साल की उम्र में बिहार के सबसे चर्चित बाहुबली का अंत हो गया। लालू यादव ने उसकी मौत पर कहा कि ये मेरे लिए निजी नुकसान है, लेकिन बिहार के कई परिवारों के लिए ये डर के अंत की शुरुआत थी, वो डर जिसने उनकी कई पीढ़ियों को सता रखा था। शहाबुद्दीन की कहानी बिहार के इतिहास का वो स्याह अध्याय है जिसे पढ़ते हुए लोकतंत्र की सीमाएं साफ दिख जाती है। जब सत्ता अपराध के साथ हाथ मिलाती है तो कानून कितना बौना हो जाता है। एक साधारण लड़का जिसने राजनीति और अपराध के गठजोड़ को हथियार बनाया, धीरे धीरे सीवान का बेताज बादशाह बन गया। वो खौफ था सत्ता का, कानून से बड़ा नाम था, गरीबों के लिए साहब, विरोधियों के लिए मौत का दूसरा नाम था। उसने न्याय की भाषा में डर का राज लिखा। लेकिन लोकतंत्र की खूबी यही है, चाहे कोई कितना बड़ा भी क्यों ना हो, एक दिन कानून उसकी सल्तनत में दाखिल हो जाता है।
नीतीश कुमार के दौर में जैसे जैसे कानून ने अपने पैर फैलाने शुरू किए, वैसे वैसे साहिब की दीवारें ढहती गईं। उसकी गिरफ्तारी के साथ सीवान ने राहत की सांस ली, लेकिन उस राहत की कीमत असंख्य जिंदगियों ने चुकाई। वो परिवार जिनके अपनों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने ना कहने की हिम्मत की, वो आज भी इस खौफ की परछाई में जीते हैं। शहाबुद्दीन की मौत के साथ एक दौर खत्म हुआ, लेकिन एक सवाल रह गया, क्या लोकतंत्र इतना कमजोर था कि उसे रोक नहीं सका, या फिर इतना मजबूत कि आखिरकार उसे झुका दिया? बिहार के इतिहास में जब भी जंगल राज का नाम लिया जाएगा, शहाबुद्दीन का जिक्र हमेशा सबसे ऊपर होगा। एक ऐसा नाम जिसने दिखाया कि जब अपराध सत्ता बनता है तो इंसाफ को आने में देर जरूर लगती है, लेकिन वो आता जरूर है। ये कहानी बिहार के सबसे मशहूर बाहुबली, गैंगस्टर, अपराधी, माननीय रॉबिन हुड सांसद शहाबुद्दीन की थी। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या नजरिया है? और अगर कोई और किस्सा कहानी आप चाहते हैं कि मैं आपको सुनाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस कहानी से आगे बढ़कर बिहार एक नए दौर में जा रहा है। हमारी तरफ से सभी बिहारियों को शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि अपने इतिहास की तरह बिहार के लोगों का भविष्य जो है वो भी उज्जवल होगा। बिहार की पहचान शहाबुद्दीन से नहीं होगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों से होगी। उम्मीद करते हैं कि वो दिन भी जल्दी आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।